जो दो सीन्स आपने अभी स्क्रीन पर देखे, आई बिलीव कि आप सभी को पहला सीन ही ज्यादा पसंद आया होगा, शायद कुछ सेकंड्स के लिए ही, बट आपको नेचर से कनेक्शन जरूर फील हुआ होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो के पहले 10 सेकंड में दुनिया भर में लगभग 5000 से ज्यादा ट्रीज काट दिए गए, तो शायद आपको लगेगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट सैडली दैट इज ट्रू। हर साल अराउंड 15 बिलियन ट्रीज अर्थ से गायब हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर अर्थ एक ह्यूमन बॉडी होती तो ट्रीज उसके लंग्स नहीं, उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होते, और हम इस सिस्टम को अनइंस्टॉल करें स्लोली एंड साइलेंटली। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रीज की वो साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होंगी। एक एवरेज एडल्ट रेस्ट स्टेट में हर मिनट ऑलमोस्ट 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और इसमें जब रियल लाइफ एक्टिविटीज को ऐड कर देते हैं तो एक इंसान अपनी लाइफ स्पैन में 10 से 15 मिलियन लीटर्स ऑक्सीजन यूज करता है। और इतनी ऑक्सीजन के लिए हर एक इंसान को एटलीस्ट 7 से 8 मैच्योर ट्रीज की जरूरत पड़ती है। और ट्रीज सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये हमारे नेचर के एयर प्यूरिफायर भी हैं। ये टन्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एब्जॉर्ब करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसे क्रिटिकल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। मतलब आज जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मेजर रीजन है, ट्रीज उस कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करते हैं, उसे तोड़कर कार्बन को यूज करके खुद के लिए ग्लूकोज फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं, और बचे हुए एक्स्ट्रा कार्बन को अपने ट्रंक्स, रूट्स और लीव्स के थ्रू स्टोर करते हैं। यानी जितना बड़ा ट्री उतना ज्यादा कार्बन लॉक्ड। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब ये ट्रीज काट दिए जाते हैं, तो सालों से स्टोर कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करने वाला एक साइलेंट ट्रिगर है। अब अगर ट्रीज के स्ट्रक्चर को डीपली समझें, जितना यूजफुल उसका विजिबल पोर्शन है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस अंडर द सॉइल उसकी रूट्स रखती हैं। ये रूट्स सिर्फ सॉइल को फर्मली होल्ड नहीं करती, बट ये लिविंग अंडरग्राउंड इकोसिस्टम को सपोर्ट भी करती हैं। ये रूट्स सॉइल में कंटिन्यूअसली केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करती हैं। इजी वे में इसको ऐसे समझते हैं, जो कार्बन ट्रीज ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू एब्जॉर्ब किया, उसको रूट सॉइल में रिलीज कर देती हैं, और यही कार्बन सॉइल के माइक्रोस्कोपिक लाइफ को एज ए फूड मिलता है। और ये माइक्रोस्कोपिक लाइफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एटसेट्रा होते हैं, जो एक इनविजिबल वर्ल्ड है, और इसके बिना सॉइल डेड हो जाती है। ये माइक्रोब्स मिलकर ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, यानी एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए यूजफुल सोर्स बनाते हैं। और कुछ फंगी वाटर और मिनरल अपटेक को इम्प्रूव करते हैं। मतलब ट्रीज और माइक्रोब्स एक टीम की तरह काम करते हैं, और सॉइल को कंटिन्यूअसली रीजनरेट करने वाले इंजीनियर्स हैं। और ये ट्रीज सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, बल्कि नेचर के साइंटिस्ट भी हैं। दे आर बायोटिक पंप, और सिंपली दे आर रेन फ्रेंडली सिस्टम्स। हमें लगता है बारिश सिर्फ क्लाउड से होती है, जैसे ही क्लाउड फॉर्म हुए और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट, सिंपल प्रोसेस। बट रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। अर्थ का वाटर साइकिल एक क्लोज सिस्टम है, ये कॉन्स्टेंटली लिविंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, और यहाँ ट्रीज एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ट्रीज इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर रिलीज करते हैं, साथ ही ये बायोजेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी एमिट करते हैं। ये कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स और एरोसॉल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसको इजी वे में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप किसी डिओड्रेंट कैन से स्प्रे कर रहे हो, जिसमें कैरियर फ्लूइड और फ्रेग्रेंस साथ में स्प्रेड होते हैं। वैसे ही ट्रीज एटमॉस्फेयर को एरोसॉल से एनरिच करते हैं, और ये टाइनी एरोसॉल क्लाउड्स में प्रेजेंट वाटर वेपर को एक सरफेस देते हैं। फिर कंडेंसेशन के थ्रू रेन ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं और इवेंचुअली बारिश आती है। अगर ये ट्रीज एरोसॉल नहीं रिलीज करते तो वाटर वेपर को रेन ड्रॉप्स बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इसीलिए मैंने कहा था दे आर रेन फ्रेंडली सिस्टम्स। दूसरी तरफ ट्रीज एक और रिमार्केबल काम करते हैं, कूलिंग का। ट्रीज एक्सट्रीम हीट में डे टाइम पर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसे इवेपोट्रांसपिरेशन कहा जाता है। इन शॉर्ट, ये सॉइल और लीव्स से वाटर वेपर्स बनाते हैं, और फिर लीव्स के टाइनी पोर्स से ये वाटर एयर में रिलीज होता है, जो हीट को एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग एयर को ठंडा करता है। इसलिए ही जहाँ ज्यादा ट्रीज होते हैं, टेम्परेचर लोअर रहता है, एयर ह्यूमिडिटी बैलेंस्ड होती है, हीट वेव्स का इम्पैक्ट भी कम होता है। अब बात करते हैं एक अलग एस्पेक्ट पर। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऐसे एरियाज में रहते होंगे, या फिर कभी ना कभी ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन या लाउड सराउंडिंग्स के कारण इरिटेशन जरूर फील की होगी। और नेचर के पास इस प्रॉब्लम का एक एलिगेंट सॉल्यूशन ऑलरेडी है।
एंड अगेन दे आर ट्रीज। ये साउंड वेव्स के कुछ पोर्शन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं और रिमेनिंग वेव्स को स्कैटर कर देते हैं, जिससे नॉइस लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। रिसर्च ये तक सजेस्ट करती है कि वेल प्लान्ड ट्रीज बेल्ट नॉइस लेवल को 5 to 10 डेसिबल्स तक रिड्यूस कर सकते हैं। यानी ट्रीज साइंटिफिकली डिजाइंड नेचुरल साउंड फिल्टर भी हैं। अब इनके साइकोलॉजिकल फैक्टर को समझते हैं। सोचो आप एक फॉरेस्ट के बीच में खड़े हो, हवा फ्रेश है और बिना रीजन के काम फील हो रहा है। जापान में इसको कहते हैं शिनरिन यूको। लेकिन ये सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं, ये प्योर साइंस है। ट्रीज अपने सराउंडिंग्स में केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें कहते हैं फाइटोनसाइड्स। बेसिकली ये ट्रीज के डिफेंस सिस्टम होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगी और इंसेक्ट्स के लिए होते हैं। बट जब ह्यूमन इन्हें इनहेल करता है तो हमारी बॉडी पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। यानी ह्यूमन एंड ट्रीज आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और रिसर्च भी यही दिखाती है कि फॉरेस्ट एक्सपोजर के बाद हमारे एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। ये एनके सेल्स वायरस और कैंसर लाइक एबनॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिर्फ 2-3 दिन फॉरेस्ट में स्पेंड करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। इसके साथ ही स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं वो भी कम होता है, बीपी नॉर्मलाइज होता है, हार्ट रेट स्टेबल होता है। आज का मॉडर्न वर्ल्ड हमारी डायरेक्टेड अटेंशन को एग्जॉस्ट कर देता है। नोटिफिकेशंस, स्क्रीन्स, ट्रैफिक, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड के थ्रू। साइंस इस स्टेट को डायरेक्टेड अटेंशन फटीग कहती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, नेचर एक्सपोजर से ब्रेन में अल्फा वेव्स इंक्रीज होती हैं। ये वही वेव्स हैं जो रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी और क्लियर थिंकिंग से लिंक्ड होती हैं। मतलब ट्रीज सिर्फ एनवायरनमेंट को ही हील नहीं करते, हमारे माइंड को भी रिस्टोर करते हैं। दे आर द नेचर्स अल्टीमेट मेंटल रिसेट बटन विदाउट अ थेरेपी बिल। इसके साथ ही ट्रीज बायोडायवर्सिटी रिजर्वायर भी होते हैं। एक हेल्दी ट्री मल्टीपल स्पीशीज को सपोर्ट कर सकता है, बैक्टीरिया से लेकर बर्ड्स तक। ट्रीज का हर एक फंक्शन एक और लेयर ओपन करता है। अगर काउंट किया जाए तो ये लिस्ट नेवर एंडिंग है। बट जब ये ट्रीज कटते हैं या डिस्ट्रॉय किए जाते हैं तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स होता है और मुझे पर्सनली बहुत फील होता है। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, इंसानों ने दुनिया के लगभग आधे ट्रीज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अभी अर्थ पर एस्टिमेटेड 3 ट्रिलियन ट्रीज बचे हुए हैं, जिसमें 15 बिलियन ट्रीज एवरी ईयर काट दिए जाते हैं और रिमेनिंग फॉरेस्ट मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में है। इंडिया जो वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन होल्ड करता है, हमारे पास सिर्फ 1.8% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरियाज ही है। मतलब हम ऑलरेडी एज पर हैं। और अगर डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में ना स्टेबल क्लाइमेट होगा, ना क्लीन एयर, ना सिक्योर फूड सिस्टम। सो इस इंफॉर्मेशन को एक टूल की तरह यूज कीजिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करिए जो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हों, क्योंकि नए पेड़ लगाना जरूरी है बट पुराने पेड़ों को बचाना क्रिटिकल है। ये प्रॉब्लम बड़ी जरूर है बट सॉल्व भी हमें ही करनी है। हम माइक्रो फॉरेस्टर बन सकते हैं। अपनी कॉलोनी, कॉलेज या कोई ऐसी सूटेबल जगह आप एक टाइनी फॉरेस्ट उगा सकते हो जो 10 टाइम्स फास्ट ग्रो करता है। ट्रैवल करते हुए, ट्रैकिंग करते हुए अपने साथ सीड्स बॉम्ब रखिए, उन्हें बैरन एरियाज में जस्ट फेंक दीजिए। नेचर अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा एंड इट्स द इजीएस्ट वे टू रिवाइंड द प्लेनेट। हर इंडियन यूथ अपने बर्थडे पर या स्पेशल इवेंट पर एक पेड़ लगाए तो सोचिए, अगर 6 करोड़ यूथ हर साल एक पेड़ लगाएं तो 10 साल में हमारे पास 60 करोड़ नए पेड़ होंगे। हम लिविंग प्लांट्स गिफ्ट करके गिफ्टिंग ट्रेंड्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर यूथ कॉन्शियस हो जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो लोकल लीडर्स से ग्रीन मैनिफेस्टो की डिमांड भी कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज and the last generation that can actually do something about it. So that's all for this video. Hope it made you think. I'll see you next one with another perspective. Thank you.